नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब से चंद घंटे पहले की सूरत हाल वाज़ेह हुई कि पंजाब के गुज़श्ता 2 बरस में पंजाब के 5वें इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनाब दस्तगीर साहब, शोएब दस्तगीर साहब, जो 5वें IGP थे पंजाब के, उन्हें भी हटना पड़ गया है बिकॉज वो लाहौर शहर के नए CCPO के साथ काम करने को तैयार नहीं थे। अगर एक तरफ यह है तो दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने नेशनल असम्बली और उसके बाद सेनेट का इजलास बुलाया है 14 सितंबर से, मंडे के दिन से, जहां फैटफ की लेजिस्लेशन में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद डेडलॉक है। सेनेट में ये लेजिस्लेशन नाकाम हो चुकी है। हुकूमत का ख्याल है कि एक जॉइंट सेशन के ज़रिए इसको पास करवाने की कोशिश की जाएगी। और तीसरा जो इशू हमारे सामने है आज की इस नशिस्त प्रोग्राम में, उसका ताल्लुक कराची से है, जहाँ हम तो खुश भी थे बहुत और परेशान भी थे कि जो 1100 अरब रुपये का वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ बैठ के इस पैकेज का ऐलान किया है, वो पैकेज कैसे खर्च होगा, वो पैसे लग पाएंगे ठीक तरह से कि नहीं। लेकिन यहाँ तो झगड़ा ये शुरू हो गया है PPP की, सेंटर की हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान कि वो पैसे हैं किसके। सिंध ये कह रहा है कि उसमें से 800 अरब के करीब अंदाज़े हैं ही सिंध के, सेंटर तो दे ही 300 अरब रुपए है। तो ये 3 इश्यूज़ हैं जो हमारे सामने होंगे। आज मुझे इस नशिस्त में ज्वाइन कर सकेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोमिनेंट लीडर जनाब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब, जिससे पहले पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। के साथ ही मुझे ज्वाइन कर सकेंगे PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब, जो साबिक वज़ीर कानून पंजाब रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट वंस अगेन। फवाद चौधरी साहब, ये क्या वजह है कि पंजाब में कोई इंस्पेक्टर जनरल पुलिस टिक नहीं रहा, कोई ठहर नहीं सक रहा? डॉक्टर कलीम इमाम सिर्फ यहाँ 3 माह रह सके 2018 में, उसके बाद मोहम्मद ताहिर जो हैं वो रहे बहुत थोड़ी देर के लिए, 2-2.5 माह के लिए। फिर अमजद जावेद सलीमी साहब यहाँ पर रहे कोई तकरीबन 5 या 6 माह। फिर कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज साहब जो हैं वो भी यहाँ पे बहुत थोड़ी देर रहे। और उसके बाद शोएब दस्तगीर 5वें थे, जो नवंबर 2019 को तैनात हुए थे। और हमने चंद हफ्ते पहले उनका इंटरव्यू किया था जिसमें मौजू यही था कि आप लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग IGP जो हैं पंजाब के तकरीबन बन चुके हैं। क्या वजह है कि पंजाब में आपकी हुकूमत में, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, उस्मान बुज़दार के नीचे कोई IGP सर्वाइव नहीं कर पा रहा? देखिए, ये बात तो आपको फ्रेंकली पूछना चाहिए पंजाब गवर्नमेंट से कि ये उनका क्या मामला है। मैं ये अलबत्ता कह सकता हूँ कि ये जो IG साहब जो चेंज हुए हैं, ये कोई बहुत कामयाब IG नहीं थे। और जो बड़े रिफॉर्म्स हैं या उसकी तरफ पेशरफ्त जो है वो पंजाब में जो होनी चाहिए थी वो उस रफ्तार से नहीं हो सकी। और उसमें बहुत लोग जो हैं वो जो चेंज हुए हैं, अच्छा, इसका मिनिस्टर साहब बेहतर दे सकते हैं या फिर आप पंजाब हुकूमत के किसी तर्जुमान से पूछें, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो जो सूबा कहता है उसके मुताबिक उसको जो है वो ऑफिसर दे देती। नहीं, लेकिन आप फवाद चौधरी कह रहे हैं कि ये रिफॉर्म नहीं ला सके, बहुत मौसर नहीं थे, कामयाब नहीं थे। लेकिन शोएब दस्तगीर को पंजाब हुकूमत ने इसलिए तो नहीं हटाया, उनको तो हटाया इसलिए है कि जो नए CCPO लाहौर लाए गए हैं उनके ऊपर रिएक्ट करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा चूंकि मुझे कंसल्ट नहीं किया गया। और फिर उस वजह से वो एक तरह से आ ही नहीं रहे थे ऑफिस में, तो डेडलॉक तब रिमूव हुआ जब उनको हटना पड़ा, या खुद भी वो विलिंग नहीं थी शायद टू कंटिन्यू। तो ये तो कुछ थोड़ा सा डिफरेंट मामला है। उनको ये कह के तो नहीं हटाया गया कि आप रिफॉर्म नहीं कर पा रहे। नहीं, वो बात सही है आपकी। लेकिन मैं तो जनरली कह रहा था कि जो पुलिस रिफॉर्म्स की तरफ हमें बढ़ना चाहिए था उस तरफ हम नहीं बढ़े हैं। ये तो मामला जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया, बट आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट ऑन दैट। इफ दिस इज समथिंग दैट पंजाब गवर्नमेंट विल बी बेटर एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट। अच्छा, जनाब राना सनाउल्लाह साहब, आप पंजाब के वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं, वज़ीर कानून भी रह चुके हैं, आप लाहौर को बहुत समझते हैं। क्या आपको समझ आ रही है, हमें एक पुलिस का कम से कम जो एक व्यू ये भी मिला है कि लाहौर में ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि CCPO लाहौर जो है वो स्ट्रॉन्ग मैन हो, वो तगड़ा हो, वो मजबूत हो। और दस्तगीर साहब चूँकि अमेरिका बहुत बाहर रह के आए हैं यूनाइटेड नेशन के साथ 5 साल में, तो वो बहुत हद तक एक स्टाफ ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे थे, चीज़ों को डायरेक्ट करते थे। उनके अंदर वो पुलिसमैन नहीं था जिसकी कि पंजाब को ज़रूरत है। नहीं, देखिए, इसमें फवाद चौधरी साहब का एक अपना जो है वो पंजाब में गवर्नेंस से मुतल्लिक एक अपना इनका व्यू है। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट में रहते हुए और पार्टी में रहते हुए आदमी जो है वो एक हद तक या एक लिमिट में ही जो है वो बात कर सकता है।
ये जितने भी आईजी साहबान जिनका आपने जिक्र किया है, जो चेंज हुए हैं, ये किसी न किसी कैपेसिटी में इन्होंने हमारे साथ जो 10 साल जो है वो PMLN ने गवर्नमेंट की है पंजाब में, हमारे साथ काम किया है। ये सारे बड़े ऑनरेबल और बड़े अच्छे ऑफिसर हैं और यानी काम करने वाले लोग हैं। दरअसल इस वक्त जो है ये पंजाब में बदतरीन जो है वो यानी गवर्नेंस है, और हालत ये है कि DSP लेवल और SHO लेवल के ऊपर जो है बाकायदा जो है वो सियासी मुदाखलत है, और DPO लेवल पे, RPO लेवल पे जो है वो लोगों की जो है वो सियासी बुनियादों पे। लेकिन राणा साहब क्या पहले नहीं थी? क्या आपके दौरे हुकूमत में जब आप वजीर दाखिला थे, वजीर कानून थे, उस वक्त नहीं थी? जब आपके पास डबल चार्ज था वजीर दाखिला का, वजीर कानून का, उस वक्त? मैं डॉक्टर साहब ऑन रिकॉर्ड हूँ। कहने को तो लोग फिर यहाँ पे जो है वो किसी की ज़ुबान तो नहीं रोकी जा सकती, लोग 100 किस्म की बातें करते रहते हैं कि जो लोग बतौर चीफ सेक्रेटरी या बतौर IG हमारे दौर में रहे हैं, या जिन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ से बतौर चीफ मिनिस्टर उनके काम किया है, कोई एक मिसाल नहीं दे सकते कि जो पैनल IG ने रिकमेंड किया हो पुलिस ऑफिसर्स का और चीफ सेक्रेटरी ने रिकमेंड किया हो सिविल ऑफिसर्स का, और जो मीटिंग होती थी जिसमें चीफ मिनिस्टर चेयर करता था, होम सेक्रेटरी साथ बैठता था, चीफ सेक्रेटरी साथ बैठता था, उस मीटिंग में कभी बशमूल मेरे कोई पॉलिटिकल जो है वो मिनिस्टर या जो है वो MNA MPA बैठा हो और उन पैनल से बाहर कोई तैनाती हुई हो। इसका रिकॉर्ड मौजूद है आखिर IG ऑफिस में, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में। ये बिल्कुल मैं चैलेंज करता हूँ, इसको ये निकाल लें कि कभी भी जो है वो ऐसा नहीं हुआ। अब ये IG साहबान या चीफ सेक्रेटरी साहबान है, वहाँ पे बात बिगड़ती वहाँ से है कि जब वो एक पैनल रिकमेंड करते हैं, जब आप उसको तस्लीम ना करते हुए जो है वो अपनी मर्ज़ी से लोग लगाते हैं, तो फिर वहाँ पे जो है वो एक मामला जो है वो अदरवाइज़ होता है। अब भी यही हुआ है। अब ये हुआ है कि यहाँ पे जुल्फ़कार हमीद CCPO लाहौर थे, वेरी फाइन ऑफिसर, मेरिट पे काम करने वाला। ये जो मरियम नवाज़ साहबा का वाक़या हुआ है, उनका नैब पेशी के मौके पे उसका मुकदमा दर्ज हुआ। अब गवर्नमेंट जो है ये उनको कह रही थी कि आप इसमें दहशतगर्दी की दफ़ा जो है वो शामिल करें। उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ पे कोई 2.5 या 3 मिनट पथराव हुआ है, और उस पथराव के नतीजे में जो है वो वर्कर्स भी ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस ने भी पथराव किया है, वर्कर्स ने भी किया है, तो अब इसमें दहशतगर्दी कहाँ से आ गई? इन्होंने एक आदमी ढूंढ के, जिनका नाम शेख उमर है, जिसकी बैग के ऊपर शहजाद अकबर साहब हैं, इन्होंने विदाउट कंसल्टिंग एंड विदाउट टेकिंग ऑन बोर्ड IG जो है ये शेख उमर साहब को लगाया। IG साहब जो है वो फिर बाद में जब उन तक ये बात पहुंची है, तो उस वहाँ से जो है ये फिर अपना जो मामला जो है वो टेंस हुआ है, और उसके नतीजे में IG साहब जो है वो तब्दील हो गए हैं और शेख उमर साहब जो है वो सर्वाइव कर गए। फवाद चौधरी साहब, आपका क्या पर्सपेक्टिव है इस पे? आप खाली तो नहीं स्पेस दे सकते, जो कुछ कह रहे हैं बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगा रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब, इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? देखें, पहला तो मैं आपको ये बताऊं कि जब ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो थॉमस जेफरसन जो थे, ज़ाहिर है उस दौर के क्या तारीख के बहुत बड़े वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि आप टेन्योर्स करें। टेन्योर्स करने का जो बेसिक लॉजिक उन्होंने ये दिया कि जब आप 8 साल से ज़्यादा हुकूमत में रह जाते हैं, तो फिर ब्यूरोक्रेसी आपकी ज़ाती वफादार बन जाती है, बजाय इसके कि वो स्टेट की वफादार हो। और ये जो भी हम देखते हैं ना मामला पंजाब में ख़ुसूसन ब्यूरोक्रेसी का, वो आप देखिए कि किस तरह से जो शरीफ फैमिली जो कि बहुत अरसा इक़्तिदार में रही, तो इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इनके बहुत ज़्यादा क्लाउट भी है। इनकी वो लोग जो है ज़ाती लोग, बेशुमार लोग जिन्होंने ASI भर्ती किए थे, अब तो वो भी जो है वो बड़े सीनियर ऑफिसर्स बन गए। जिन लोगों ने एज अ डिप्टी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के साथ सर्व किया था, वो फुल फेडरल सेक्रेटरी होके उनके साथ बतौर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सर्व करते रहे। तो जो एक क्लाउट है
PMLN का ब्यूरोक्रेसी में वो तो बड़ा है और उसको तोड़ने के लिए जो है वो बड़ी मेहनत की जरूरत है। और इसीलिए आप देखते हैं कि पंजाब में ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, हुकूमत को बड़ी एक जो हुकूमत है उसको बड़ी एक परेशानी का सामना करना पड़ता है जब PMLN की गवर्नमेंट ना हो। इससे पहले अगर आप 93 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी और भट्टू साहब चीफ मिनिस्टर थे, उस वक्त भी मामला जो थे वो ऐसे ही थे। परवेज इलाही साहब जब आए तो उनको अलबत्ता एडवांटेज था कि उनको भी पंजाब में उनकी अपनी, चूंकि वो नून लीग के साथ रहे और उनका भी एक तवील अरसा था, तो उनकी ब्यूरोक्रेसी के साथ एक जान पहचान थी जिसकी वजह से वो चल पड़े। एक तो मामला ये है। दूसरा जो मामला है ना, ये जिस तरह एंटी टेररिज्म के चार्जेस इस केस में लगाए हैं, देखिए मैं जाती तौर के ऊपर मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मैं, आपको मालूम है कि मैं तो बड़ा क्रिटिक हूँ मरियम बीबी का भी, नवाज शरीफ का भी और PMLN के भी, और जो भी उन्होंने इस तरह में किया वो भी बड़ा गलत है। लेकिन यही वो चार्जेस हैं जिसके ऊपर इमरान खान को चार्ज किया जब PMLN की हुकूमत ने, और हम हर पेशी के ऊपर ये बात करते रहे कि ये चार्जेस बिल्कुल गलत है। एक पॉलिटिकल आप एक्टिविटी के ऊपर जो है वो आप टेररिज्म के चार्ज, असद उमर को भी किया चार्ज, असद उमर को किया, तरीन साहब को किया, बाकी सबको किया। लेकिन जब हमारी हुकूमत आई है तो पंजाब गवर्नमेंट को इसको देखें, बड़ी सिंपल बात है, जो ऑफेंस बनता है आप लगाएं और उसके ऊपर उनको चार्ज करें। खामखा का एक पॉलिटिकल उनको हीरो बनाने की जरूरत नहीं है और ये भी जानने की जरूरत, आप अपने मेरिट के ऊपर काम करें, जो मेरिट बनता है उस पर करें, जो मेरिट नहीं बनता उस। ठीक है राणा साहब, फवाद चौधरी साहब एक बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आपकी जमात ने और आप लोगों ने इतनी देर तक हुकूमत की है पंजाब में कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो आपके घर की बांदी बन चुकी है। वो पुलिस हो या डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट हो या पटवारी हो या एडमिनिस्ट्रेटर्स हो, वो आपके लगाए हुए हैं। वो आपकी हुकूमतों में आपके ज़ेरे साया जो हैं वो कदावर दरख्त बने हैं। और इस हुकूमत को बड़ा मसला हो रहा है कि वो जिसको भी लगाती है उस तक आपकी अप्रोच होती है। वो इल्ज़ाम यह है कि पुलिस में भी यही सूरत हाल है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट में भी यही है, पटवार में भी यही है, जुडिशरी के अंदर भी यही है। इस पर क्या रद्द अमल है आपका कि लोग आपने लॉयलिस्ट पैदा कर दिए हैं वहाँ पे? देखिए डॉक्टर साहब, फवाद चौधरी साहब ने, मैं समझता हूँ कि मेरी बात को ज़रा वेहीमेंटली जो है वो रिबट करने के लिए ये बात कर दी है। ये बात मैं समझता हूँ कि इसको उन्हें दोबारा से जो है वो इसको सोचना चाहिए। जो बात उन्होंने की है, ये पूरी ब्यूरोक्रेसी, उसमें पुलिस भी शामिल है और बाकी डिपार्टमेंट भी शामिल है, ये उनकी तौहीन के मुतरादिफ है, ये उनको गाली देने के मुतरादिफ है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आज़म सलमान, मेरे साथ उन्होंने 3.5 साल बतौर होम सेक्रेटरी काम किया है। उसके बाद वो सेक्रेटरी इंटीरियर रहे हैं इनके, ये मेरे साथ तो पंजाब में किया ना। उसके बाद फिर इनके साथ वो यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के साथ यानी वो सेक्रेटरी इंटीरियर रहे कोई तकरीबन 1 साल। खैबर पख्तूनख्वा। उसके बाद वो इनके चीफ सेक्रेटरी नहीं खैबर पख्तूनख्वा में रहे। सेक्रेटरी इंटीरियर जो है वो इस्लामाबाद में होता है। सेक्रेटरी इंटीरियर जो है सेक्रेटरी दाखिला रहे वो पाकिस्तान के रहे, इस्लामाबाद, मुझे नहीं पता था। जी पाकिस्तान के रहे वो, सेक्रेटरी इंटीरियर रहे पाकिस्तान के। उसके बाद वो चीफ सेक्रेटरी रहे पंजाब के। मैं हल्फन ये कहता हूँ कि मैंने इस मैंने कंफ्यूज किया है, मैं दूसरे साहब को सोच रहा हूँ। साल जो है वो सेक्रेटरी इंटीरियर भी रहे, उसके बाद वो चीफ सेक्रेटरी रहे। मैंने नॉट ए सिंगल टाइम मैंने कभी उनसे फ़ोन पे जो है वो ना मेरी बात हुई, ना मैंने बात की, ना उनको कोई काम का। तो ये कह रहे हैं कि वो हमारे गुलाम बन गए हैं, वो हमारे जो है वो अपना हमारे नहीं, अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया, मैं बन गए हैं। इस दौरान इस दौरान कभी ना तो मैंने कोशिश की, आपने अच्छा किया, वजाहत कर दी। अच्छा, इसी तरह सुन ले मेरी बात मुकम्मल होने दे। इसी तरह से जितने भी सेक्रेटरी साहबान जो हैं वो इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट में हैं, इवन मरकज़ में हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी हैं इनके पंजाब के, वो मेरे पास चार्ज था लोकल गवर्नमेंट का, वो मेरे साथ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रहे हैं। वेरी फाइन ऑफिसर, मेरिट पे काम करने वाला बंदा। तो बात ये है कि हमने तो हमेशा मेरिट पे लोगों को लगाया और वही लोग हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं।
ठीक। तो मामला ये है कि ये किस तरह से मुझे ब्रेक लेने दीजिए, आपका बड़ा भरपूर मौका आ गया कि जी वो भरपूर मौका गुलाम बन गए हैं वो लोग। अच्छा, मैं इस पर ब्रेक लेते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हम बात कर रहे थे पंजाब में आईजीपी पंजाब के दफ्तन तबादले के हवाले से, और वक्फे से पहले फवाद चौधरी साहब ने एग्जांपल दी थॉमस जेफरसन की। उन्होंने कहा कि थॉमस जेफरसन जो एक बहुत बड़े कानूनदान थे, ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने कहीं लिखा था, ये कहा था कि अगर भी कोई इक़्तिदार में बहुत देर के लिए बैठ जाता है तो उसका बहुत असर रसूख होता है। उनका आर्गूमेंट ये था कि पंजाब में PMLN ने इतनी देर तक हुकूमत की है कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी पे उसका बहुत असर रसूख है, उसके एक लॉयलिस्ट पाए जाते हैं। जवाब में राना सनाउल्लाह साहब ने, जो पंजाब के लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं, NTA मिनिस्टर भी रहे हैं, उनका कहना था कि इस तरह से कहना जो है वो दर हकीकत सारी ही ब्यूरोक्रेसी की तौहीन है। अब ब्रेक के दरमियान लोगों ने ऐसे भी टेक्स्ट किए हैं जो ये कहते हैं कि राना साहब से पूछ लें, वरना बारी तो फवाद साहब की थी कि जब राना साहब लॉ मिनिस्टर या NTA मिनिस्टर थे तो उस वक्त जब मॉडल टाउन का वाक़या हुआ तो ये बात तो बड़ी वाज़ेह थी कि पुलिस को कई डायरेक्शन से इंस्ट्रक्शन आ रही थी, पॉलिटिकल मास्टर्स इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, IGP जो थे वो लाताल्लुक़ थे या लाइल्म थे, और पुलिस को एक टूल के तौर पर PMLN की पंजाब की हुकूमत जो है वो इस्तेमाल कर रही थी, जिसका केस भी बना। राना साहब, इस पर आपका क्विक रिस्पॉन्स बिफोर आई गो टू फवाद साहब। जी, ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जो है वो किया गया, और ये सारा जो है वो उस वक्त जो एक कैंपेन चल रही थी PMLN की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, उसका ये हिस्सा है। वहाँ पे मिस यूज़ ऑफ या एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर ज़रूर हुआ। वहाँ पे मॉब और पुलिस का जो है वो आपस में जो है वो झगड़ा हुआ। कोई किसी को किसी ने ना कोई इंस्ट्रक्शन दी, ना कोई दे रहा था। इस बारे में जो है ये अब इसकी जुडिशल इंक्वायरी भी जो है वो सामने मौजूद है। इसमें जो मुद्दई फरीक है उसने इस्तग़ासा दायर किया है, उसमें पूरी शहादतें हुई हैं, इसमें कोर्ट्स के फ़ैसले मौजूद हैं, लेकिन ये मखसूस एक प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाता रहा है। उस वक्त IG साहब जो थे अपना मुश्ताक सुखेरा साहब, ही इज़ ऑन रिकॉर्ड। वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर मौजूद थे मौके पे, दे आर ऑन रिकॉर्ड। उन सब ने जो है वो अपने बयानात अदालतों में दिए हैं, इंक्वायरी कमीशन में दिए हैं। हर जगह पे किसी जगह पे किसी कांस्टेबल ने भी ये नहीं कहा कि कोई पॉलिटिकली मनोवरिंग हुई या पॉलिटिकली किसी ने उनको कहा था कि आप वहाँ पे जाके जो है वो इस तरह से जो है वो इन्वॉल्व हों। तो ये एक जो है वो वहाँ पे तसादम हुआ है बिटवीन मॉब एंड पुलिस, और इसकी मिसालें बहुत सारी और भी है जो मुख्तलिफ़ जगहों पे हुए हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा में जब वो सूबे की तहरीक थी तो वहाँ पे वो मॉब और पुलिस का झगड़ा हुआ और 7 आदमी जो है वो हलाक हो गए थे। तो क्या वो फिर ANP की गवर्नमेंट थी तो क्या उन्होंने कहा था कि आप लोगों को जो है वो गोलियाँ मार दें? या साने साहिवाल हुआ है, अब उसमें उन्होंने कहा कि जी वो देखें जी मॉडल हम ये मिसाल बना देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर अब बाद में क्या हुआ है, क्या रिजल्ट सामने आया है? वो यानी ये चीज़ें जो है किया गया है, और इसमें नहीं कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप इसकी डिटेल में जाना चाहें तो बिल्कुल मैं आपके साथ इसके ऊपर बात करने को तैयार हूँ। राना साहब, साहिवाल का वाकया में आपकी पार्टी कंपेयर कर दी थी, लेकिन वो तो एक असैसिनेशन हिट स्क्वाड था जिसको गलत टारगेट मिल गया। वो तो एक हिट स्क्वाड था जो हर दुनिया की एजेंसीज के पास होते हैं, हिट स्क्वाड था। हिट स्क्वाड को टारगेट गलत मिला, उसने गलत टारगेट को जो है एक्सट्रीमिनेट कर दिया। जबकि मॉडल टाउन में तो पुलिस की बहुत बड़ी तादाद लेकर आप गए। एक पॉलिटिकल ओपोनेंट था जो बयान दे रहा था आपके खिलाफ, वो कह रहा था मैं आऊँगा हुकूमत का तख्ता उलट दूंगा, तो उसके अंदर तो एक पॉलिटिकल चीज़ थी। यहाँ तो कोई पॉलिटिक्स नहीं है, ये तो एक ब्लंडर है। नहीं आपको ये पता ही नहीं है कि मौके के ऊपर जो है वो क्या सूरत हाल थी। मौके के ऊपर सूरत हाल ये थी कि वहाँ पे तारुल कादरी साहब की जो कैंपेन पूरी रात वो करते रहे, वहाँ पे उनका कोई 2-2.5 हज़ार बंदा था, और वो 2-2.5 हज़ार बंदा था, उसने पुलिस को वहाँ पे घेर लिया। और उस सिचुएशन में जो है ये जो है वो तसादम हुआ, और पुलिस का एक अपना मौक़िफ़ है जो इस वक्त अदालत में मौजूद है कि ये लोग जो है ये हमारी फायरिंग से नहीं, ठीक है, बल्कि जो छतों पे लोग खड़े थे उनकी फायरिंग से हलाक हुए हैं। और छतों पे कौन लोग खड़े थे, ठीक है। फवाद चौधरी साहब, ये डिटेल में अगर जाके आप बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है ये आप इस वक्त तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, इंक्वायरीज मौजूद है, अदालत में हर चीज़ मौजूद है। मैं तो अरसद सर ये कह रहा था कि साहिवाल एक डिफरेंट किस्म का वाक़या है। और सुन लें, और एक बात और सुन लें, एक बात और सुन लें
कि ये भी इत्तफाक है सर कि उस वक्त पंजाब के होम सेक्रेटरी जो है वो आज़म सुलेमान साहब थे। अगर वो इतना गलत काम करने वाले थे हमारे कहने के ऊपर, अच्छा। तो फिर बाद में इन्होंने इंटीरियर सेक्रेटरी क्यों उनको लगाया, बाद में उनको पंजाब का चीफ सेक्रेटरी क्यों लगाया? यानी होम मिनिस्टर के आगे फवाद चौधरी जो है वो तो होम सेक्रेटरी थे ना, तो फिर ये सिर्फ जो है ये एक सियासी प्रोपेगेंडा है। जी फवाद राणा साहब की ऑडेसिटी है कि वो यहाँ पे बैठ के मॉडल टाउन वाकये को भी जस्टिफाई कर रहे हैं, और राणा साहब ये कह रहे हैं कि वो तो बिल्कुल आम जैसे पुलिस का वाकया था वैसा वाकया था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माइंडसेट क्या है पीएमएलएन का। और ये जो इससे पहले भी इन्होंने चूंकि जब आप साहिवाल को जस्टिफाई करें तो ये कोई माइंडसेट नहीं है। माइंडसेट जो है वो आपकी गवर्नमेंट का कोई नहीं है कि आप साहिवाल जैसे ब्रूटल वाकये को जो है वो आप उसको जस्टिफाई आपने किया है। सब ने मिल मैं उसका जवाब को खुदा का जवाब दूंगा, मैं उसका जवाब दूंगा, लेकिन अगर इस तरह से हम एक दूसरे के दरमियान में बात करेंगे तो वो फिर बात समझ नहीं आती। बात यह है कि जो अभी राणा साहब ने, मैं जिस तरह कह रहे थे कि उनकी ऑडेसिटी है कि वो यहाँ पे बैठ के मॉडल टाउन के वाकये को जस्टिफाई कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक अमूमी वाकया था। अभी आप देखिए यही फर्क होता है जहाँ पे मुल्कों में जहाँ पे निज़ाम होते हैं, जहाँ पे सोसाइटी होती है। अभी आप देखिए कैलिफोर्निया में एक अमेरिका में एक जो ब्लैक अमेरिकन था उसको पुलिस ने पकड़ने की कोशिश की, वहाँ पे उसका हुआ और उसकी वहाँ पे ही डाइड। उसके बाद पूरे अमेरिका में ब्लैक लाइफ मैटर के नाम से कैंपेन चली, पूरे यूरोप में चली और पूरा जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है उसको सरनेगो होना पड़ा। ये होती हैं जहाँ सोसाइटी जिंदा होती हैं और वो रिएक्ट करती हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारी हुकूमत को आए 2 साल हो गए हैं और अभी तक सानहे मॉडल टाउन के जो गुरसा है वो इंसाफ के मुतकाजी हैं, इंसाफ का इंतज़ार कर रहे हैं और हम उन्हें इंसाफ नहीं दे सके। और उसकी एक बड़ी वजह बहरहाल ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादा लोग वो आ गए जिन्होंने मॉडल टाउन वाकये को देखा ही नहीं है, वो उस तहरीक में, उस स्ट्रगल में शामिल नहीं रहे। जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह साहब की हुकूमत ने जिस जुल्म और बर्बरियत का मुजाहरा किया, वहाँ पर 16 लोगों को दिन दिहाड़े गोलियां मारी गई, उनमें प्रेग्नेंट खवातीन शामिल थी जिनको गोलियां मारी गई। और अनफॉर्चुनेटली वो टीवी पे आके कहते हैं कि ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये हो गया। जो साहिवाल का वाकया था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था और आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। वहाँ पे इतला क्या थी, उनको इतला थी कि सुसाइड बॉम्बर्स जो हैं वो गाड़ी में जा रहे हैं। जब अगर एक आपको इंटेलिजेंस इतला हो कि इस गाड़ी में सुसाइड बॉम्बर्स हैं और उन्होंने आपको जो है वो गाड़ी ब्लास्ट कर सकते हैं, तो जाहिर है कि आपका माइंडसेट बिल्कुल और होगा उसको ट्रीट करना। जहाँ पे एक खवातीन और जो लोग हैं वो आपके सामने एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में है, उसके साथ आप किस तरह से डील कर रहे हैं और यहाँ पे अगर इतला है तो आप उसको बिल्कुल आपस में कंपैरिजन करना तो वैसे ही तौहीन है उन लोगों की जिनको जो है वो किया गया। और जहां तक राणा साहब ने पहले बात की और कहा कि नहीं ये बड़ी ब्यूरोक्रेसी की तौहीन है कि आप उनको कहें कि उनका पीएमएलएन के साथ ताल्लुक है। 100% जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी 10 साल, और मैं हैरान हूँ, मैं तो पीएम साहब से भी ये बात करता रहता हूँ कि हमने भी चुन के वो अफसर लगाए जिन्होंने 10-10 साल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के साथ काम किया। और हमारी अगर डिलीवरी में प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारी चॉइस ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। हमने जिन लोगों को उन्होंने खुदे लाइन लगाई रखा 10 साल, वो आज भी खुदे लाइन लगे हुए हैं। जो इनके लाडले थे वो बदकिस्मती से आज भी पंजाब में अहम तरीन ओहदों के ऊपर लगे हुए हैं। एंड दिस इज वन कॉज जिससे हमें पीटीआई को पॉलिटिकली और हमारी इसकी वजह क्या है? आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कॉम्पिटेंट अफसर हैं? मतलब आप कह रहे हैं क्या वजह क्या है, इन्हीं को क्यों चूज कर रहे हैं? इतना क्या इन्होंने डिलीवरी किया है? शहबाज शरीफ ने क्या गवर्नेंस किया है? 17 ट्रिलियन रुपया पंजाब में खर्च हुआ है 10 सालों में। मुझे बताएं क्या हुआ है पंजाब में? इससे तो ज्यादा जितना पैसा जाया इन्होंने किया पीएमएलएन ने, जितना इन्होंने गवर्नेंस का बेड़ा गर्क किया, जितना इन्होंने किया, जितना निजाम का बेड़ा इन्होंने गर्क किया, इनकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। वो तो बदकिस्मती है हमारी कि हमने उठा के वो लोग जो कि स्ट्रगल में नहीं थे, जिन्होंने इनको करीब से नहीं देखा हुआ, जिनको इनकी ब्रूटल पॉलिटिक्स का नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि ये इनकी जो ब्यूरोक्रेसी के साथ डीलिंग क्या थी, वो जो है वो सिलेक्शन कर रहे होते हैं अफसरों की, और इसकी वजह से हम प्रॉब्लम्स आते हैं। अदरवाइज पीएमएलएन ने जो कुछ पंजाब में किया है
और जिस किस्म की हुकूमत की है उसके ऊपर तो किताबें लिखी जा सकती हैं। बदतरीन हुकूमत थी शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह साहब की, जब इन्होंने पंजाब में जो 10 साल इन्होंने हुकूमत की। राणा साहब, चूंकि फंड्स की बात हो ही गई है, अब इस वक्त कराची, सिंध और फेडरेशन के दरमियान जो झगड़ा चल रहा है उस पर आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? जब ये बात सामने आती है कि 10 बरस आपकी और PMLN की हुकूमत रही है, PMLN की और PPP की हुकूमत रही है, और कराची शहर के लिए कोई बड़ा जो है पैकेज जो है वो सामने नहीं आ सका, और अब जब पैकेज आया तो वो कहते हैं हमारा अपना पैसा है। इस पर आपकी पार्टी का अब क्या मौक़िफ़ है? देखें डॉक्टर साहब, बात ये है कि इस किस्म की जो है वो यानी आवारा किस्म की गुफ्तगू करना कि जी ये हो गया वो हो गया, फिर जो है वो लोगों को किसी को चोर कहना, किसी को डाकू कहना, यानी ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई घटिया किस्म की जो है ये सोच का जो है ये नतीजा होती है। आप मुझे ये बताएं कि 1700 ट्रिलियन कह रहे हैं कि ये पंजाब में PMLN ने खर्च कर दिया, तो कुछ नहीं इनको नज़र आ रहा। हालांकि पंजाब के लोग जो हैं, पंजाब के लोग आज भी इस बात को याद कर रहे हैं कि वो तरक्की का दौर था, वो इंसाफ का दौर था, वो सुनहरा दौर था, और इन्होंने आगे 2 सालों में जो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे मुल्क का बिलअमूम और पंजाब का बिलखसूस, और एक ईंट नहीं लगाई इन्होंने जो है वो किसी गली में, और एक धेले का इन्होंने जो है वो काम नहीं किया। और 2 सालों में जो इन्होंने कुछ तकरीबन जो है वो 3 ट्रिलियन बल्कि 3.5 ट्रिलियन खर्च किया है, वो बताएं वो कहाँ पे लगा है? इन्होंने पिछले 7 सालों में खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो कोई 10-12 ट्रिलियन पैसा खर्च किया, वो कहाँ पे लगा है? वो कहीं नज़र आ रहा है वहाँ पे? तो मामला ये है कि ये कहना कि जी वो ब्यूरोक्रेसी, जी वो इनके साथ रही, जी वो 4 साल रही, 5 साल रही, ओ भाई ब्यूरोक्रेसी को तुम छोड़ो ना, तुम पहले ये बात करो कि आपकी पार्टी में आपके जो सियासी साथी है, जो आपके कैबिनेट कुलीग हैं, उनका पता करो कि वो कितने कितने साल रहे हैं PMLN में और पीपल्स पार्टी में। 10-10 साल तो वो भी रहे हैं, उनको आपने साथ बढ़ाया हुआ है। वहाँ पे आपको नजर नहीं आता कि ये लोग जो हैं ये कहाँ पे रहे हैं और आप कहाँ पे आ गए हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये इस तरह से चीज़ों को घुमा फिरा के तो यह कोशिश करना कि अपने आप को आप जो है वो जस्टिफाई करें, आप एक वाक़े का जिक्र करें, कहते हैं जी नहीं उसके हकायक और हैं। अच्छा, फवाद साहब को रिस्पॉन्स तो कर रहे थे ब्रेक से पहले। जस्टिफाई नहीं करता, वो सब जुडिस है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पुलिस वालों का भी एक मौक़िफ़ है। जिस तरह से साने साहिवाल में ये मौक़िफ़ था जिसको आप जो है वो पढ़ के सुना रहे हैं, उस तरह से मॉडल टाउन में भी पुलिस ऑफिसर्स का भी और पुलिस मुलाजमीन का भी जो है वो मौक़िफ़ है। और ये आपका प्रोपेगेंडा गलत है फवाद चौधरी, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल जो है वो कोई इंस्टिगेशन थी या कोई इनिशिएटिव था जिस बुनियाद के ऊपर जो है वो इस किस्म का वाक़या हुआ। बाकी रही बात कराची की, तो कराची में तो ये फ्रॉड किया है इन्होंने, ये फ्रॉड करके आए हैं कराची। सर पहले कराची में फिर आते हैं ब्रेक के बाद। फवाद साहब का सर जवाब ले लें, जो ये बात कर रहे हैं ये फ्रॉड किया सर, ये फिर करते हैं इस पे ब्रेक के बाद बात। देखिए पहली बात ये इस पे बात करते हैं तफसील से। फवाद साहब आपका रिस्पॉन्स क्विक। मैं ये कह रहा हूँ कि राणा साहब को इसमें एक्चुअली जिस तरह से वो कंपैरिजन करते हैं, मैंने तो पहले ये कहा है कि राणा साहब की खुशकिस्मती ये है कि इनका अब ये कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि बुज़दार साहब की हुकूमत से वो अपना कंपैरिजन करते हैं और वो उसमें अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। अदरवाइज जो इन्होंने जिस तरह से हुकूमत की है उसके वो तो सबके सामने है। एक ब्रेक में लूँ, तेज़ुतुन गुफ्तगू जारी है राना सनाउल्लाह और फवाद चौधरी साहब के दरमियान। एक ब्रेक के बाद इसे मजीद हम इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन फवाद चौधरी साहब, वक्फे से पहले फवाद चौधरी साहब से शुरू कर लेते हैं। फवाद चौधरी साहब, आपने आखिरी जो जुमला बोला वो ये था कि अगर पंजाब में कोई तगड़ी हुकूमत होती, इसका क्या मतलब है कि आपका जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वो खुद भी बुज़दार हुकूमत में नहीं है? नहीं, देखे ना कि वो तो खैर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो लोग ज़्यादातर जिन्होंने ये मॉडल टाउन का सान्या, फिर उसके बाद धरना, उसके बाद ये सारी जो चीज़ें हुई, वो अगर और वो करीब से जिसने कोई स्टडी किया होता तो वो बता सकते थे कि किस कदर बदतरीन हुकूमत थी PMLN की। और PMLN अब जो आकर के तनकीद कर रही है और उसमें कई दफ़ा वो जस्टिफाई भी लगते हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर, वो इसलिए वो कामयाब हो पाए हैं कि उस तरह की जो हमारी रिस्पांस है वो उस तरह का तगड़ा नहीं है। अगर वो तगड़ा होता तो इनको तो मुंह छुपाने की जरूरत जो है वो जगह ना मिले। जिस किस्म की हुकूमत इन्होंने की है, जिस किस्म की आई वुड से कि एक लेगेसी इन्होंने छोड़ी है PMLN ने,
और जो कहते हैं ये जो राणा सनाउल्लाह साहब जिसके ऊपर थोड़ा नाराज हो गए, नाराजगी का प्रॉब्लम मेरा सिर्फ ये फ्रैंकली करप्शन उससे का इशू नहीं है। करप्शन भी बहुत बड़ा मेजर इशू है PMLN की गवर्नमेंट के साथ। उससे बड़ा भी एक इशू वो बद इंतजामी है, और जिस तरीके से इन्होंने पैसा खर्च किया। आपने जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स बनाए जिनका ना कोई सर है ना पैर है, आपने बाकी जो हमारे जैसे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, झेलम, चकवा, लोधरा, इन डिस्ट्रिक्ट्स को तो बिल्कुल बेड़ा ही गर्क कर दिया आपने। 10 साल यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, आप आकर के थोड़ा बहुत हम कोशिश कर रहे हैं। राणा साहब को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। हाँ राणा साहब, वक्फे से पहले भी फवाद चौधरी साहब ने यही बात की और दोबारा उन्होंने बात को दोहराया। उनका पहले भी कहना था वक्फे से पहले कि 17 ट्रिलियन वो कहना चाह रहे थे कि खर्चा किया शहबाज शरीफ साहब ने 10 बरस में, 2008 से लेकर 2018 के दरमियान में। और जब उनको सूबा मिला था परवेज़ इलाही के जाने के बाद, मुशर्रफ गवर्नमेंट के जाने के बाद, तो पंजाब एक फिस्कली सरप्लस पे था, उसका बजट बैलेंस था, वो प्रॉस्परस था इकोनॉमिकली। और जब छोड़ के गई आपकी हुकूमत तो पंजाब बैंकरप्ट हो चुका था। उनका ये आर्गूमेंट था कि पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट विजिबल किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाए जिसकी अदरवाइज सिग्निफिकेंस नहीं थी पंजाब की मईशत में। ये फवाद चौधरी साहब के फिगर्स जो हैं ये बिल्कुल गलत हैं, और मैं समझता हूँ कि ये इतने जो है वो गलत और बेबुनियाद हैं कि इनको रिस्पॉन्ड करना जो है ना वो मैं समझता हूँ कि करने वाली बात है। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात कर रहे हैं। पंजाब जो है पंजाब की पूरा मुल्क मिसाल देता था, पूरी दुनिया मिसाल देती थी, और अब भी जो है वो लोग याद कर रहे हैं, गली मोहल्लों में लोग याद कर रहे हैं। अब कभी फवाद चौधरी साहब जो है वो किसी तरफ निकलेंगे तो इनको ये सारा मालूम हो जाएगा, और जब इलेक्शन होगा तो इंशाल्लाह ताला आटे दाल का भाव भी जो है वो मालूम हो जाएगा। अब जहाँ तक फवाद चौधरी साहब की ये बात है, अब अगर हमारे बस में हो, अगर मेरे वोट से PTI ने जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का फ़ैसला करना हो, तो बुज़दार साहब के मुकाबले में मैं तो बिल्कुल फवाद चौधरी जैसे पॉलिटिकल बंदे को जो है वो मैं तो सपोर्ट करूँगा। लेकिन ये तो अब PTI का मामला है, वहाँ पे फवाद चौधरी साहब को चाहिए कि वो अपनी लॉबी शॉबी जो है वो ज़रा तगड़े होकर करें, ज़रा सही तरीके से जो है वो करें। तो जहाँ तक देखिए इस बात का तल्लक है जी। अब बात की है आपने कराची पैकेज की थी, मैं उसके ऊपर जो है वो अर्ज़ करनी चाहता हूँ कि देखें कराची का जो पैकेज है वो जो अखबार में हमने पढ़ा है तो जी, वो जो अखबार में हमने पढ़ा है कि 1100 अरब रुपए का जो है वो पैकेज वज़ीर आज़म साहब ने कराची को दिया है, और उसके बाद ये बताया गया कि उसमें 300 अरब जो है उसके ऊपर नेगोशिएशन हो रही, 300 अरब के ऊपर नेगोशिएशन हो रही है, और वो अभी डिसाइड नहीं हुआ। नहीं, वो सिंध के बाकी बचा 800। उस 800 में से आप मुझे बताएं कि 572 अरब जो हैं वो तो हैं सर्कुलर रेलवे के, वो बनना है CPEC में, वो लोन होना है, वो लोन होगा चाइना का, और 162 अरब इन्होंने पिछले साल के कराची को दिए हुए हैं। तो 162 और 572 तो 800 तो यही हो जाते हैं। तो बाकी इन्होंने दिया क्या है उनको? ये तो बिल्कुल यानी कराची वालों को जो है ये मैं समझता हूँ कि ये झांसा दे के जो है वो आ गए हैं वहाँ पे। ना इन्होंने कुछ करना है तो सिंध गवर्नमेंट को ये पैसे ही नहीं दे रहे। सिंध गवर्नमेंट का कोई तकरीबन 250 अरब जो है वो पिछले साल का इन्होंने जो है वो जब्त किया हुआ है, उनको रिलीज ही नहीं कर रहा है। ये फवाद चौधरी साहब को जरा एक्सप्लेन करने दीजिए। फवाद चौधरी साहब एक्सप्लेन करें वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़। देखिए पहली बात तो बड़ी सिंपल है, 1100 अरब रुपए में जिसको आपने कहा 300 अरब रुपया जो है वो सिंध का है, 125 अरब रुपया बहरिया का जो वापसी हुई है सुप्रीम कोर्ट से, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फंड है वहां से आ रहा है। उसके बाद 368 बिलियन जो है वो तकरीबन फेडरल गवर्नमेंट का है, और बाकी लोन्स का और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का है। और वो बिल्कुल एक्सप्लेन है, एक चीज एक्सप्लेन है कि किसके ऊपर कितने पैसे लगने हैं और कितने को कितना पैसा जो चाहिए, वो पूरा हेड्स में दे दिया गया। आज तो तमाम अखबारों में छपा भी हुआ है। डॉक्टर साहब चौधरी साहब ये इंडिकेट कर दें कि बजट एलोकेशन जो है वो कितने की है, फरमा दें। नहीं, मैंने तो आपको बताया है कि अगर आप हेड्स को देखना चाहते हैं ना, तो आज की अखबारों में तमाम जो अखबारें हैं उनमें डिटेल छपी हुई है किस हेड में कितने पैसे जा रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं।
और बिल्कुल इस वक्त जो है वो जो फेडरल गवर्नमेंट का जो शेयर है इस साल का वो ऑलरेडी एलोकेटेड है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। मैं ख्याल वो इस साल का जो शेयर है वो उसके बराबर जो है वो चल रहा है। असल जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना वो पीपीपी मोड में है, तो इसलिए कोई इतनी बड़ी वो घबराहट की जरूरत नहीं। आपका प्रॉब्लम तो ये था ना राणा साहब, आप लोगों ने तो पंजाब बड़ी मेहनत से जो PMLN है उसको सिर्फ आपने सेंट्रल पंजाब की पार्टी बनाया, बाकी जगहों के ऊपर तो ना आपने देखा ना आपने इन्वेस्ट किया, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह आपका हालत ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो लाहौर में भी जलसा नहीं आप कर सकते, फैसलाबाद में मुल्तान में तो जलसा करने की पोजीशन ही नहीं है। तो यही वजह है जब आप इंसाफ ये अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, ये जब ये जलसों का मौसम आएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो कहाँ पे जलसा कर सकते हैं और कहाँ पे आप कर सकते हैं। नहीं ये कोई बात नहीं, ये घोड़े ये मैदान ये कोई अब ज़्यादा कोई देर नहीं है, 2 साल गुजर गए हैं, तो ये चीज़ें जो हैं ये साबित हो जाएंगी कि जलसा कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। साल बाद भी कुछ नहीं होना, वो तो ना तीर चलेगा ना तलवार, ये मेरे आजमाए हुए हैं। वो तो आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कोई अल्लाह भला करे कोई डील हो जाए फिर मियाँ साहब वापस आए। कभी आप लोगों ने डील के बगैर कभी सियासत की नहीं है। मैं राना सनाउल्लाह की बात नहीं कर रहा। डील हमारी इस मुल्क के अवाम के साथ आप करवा रहे हैं। आपने जिस तरह से लोगों का जुलूस निकाल दिया है ना, जिस तरह से चीनी डकैती, आटा डकैती, अद्वियात डकैती, यानी वो लूट मार का बाजार आपने गर्म किया हुआ है कि आप हमारी मदद कर रहे हैं कि अवाम के साथ हमारी डील हो जाए, और अवाम के साथ जो है वो अब अवाम के पास कोई चारा कार नहीं रहा हमारे साथ डील करने के अलावा, कोई और तरीका कार नहीं है। और इसके ऊपर आपने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत से आपने जो है वो आपने चीनी चौधरी साहब अभी भी 100 रुपए किलो है। ठीक बात यह है कि ये सारी बातें फवाद चौधरी साहब का मौका आने दीजिए। राणा साहब मैं तो आपकी तारीफ करना चाह रहा हूँ, मुझे 30 सेकंड सिर्फ दे। पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जब बात कर रहा हूँ ना कि मुस्लिम लीग नून ने कभी डील के बगैर सियासत की, राना सनाउल्लाह की मैं ये बात नहीं कर रहा। राना साहब तगड़े आदमी हैं, अपने बात करते हैं, मौकफ के ऊपर बात करते हैं, और जो भी उनका मौकफ होता है हमेशा तगड़ा होकर देते हैं। लेकिन जो नवाज शरीफ साहब ने अपनी जब सियासत शुरू की, डील से शुरू की, जनरल ज़िया-उल-हक से उस वक्त डील की, उसके बाद आकर के उन्होंने हमेशा जब दोबारा गए, जब 93 की असेंबली तोड़ी, फिर उस वक्त गुलाम इसा खान साहब से डील करके, और फिर जब मुशर्रफ जो हुण तुसी कर देता है, तुसी ते पट्ठा ही बिठाता है, जो तुसी कर देता है तो 70 साल च नहीं होया है, ये तो कभी किसी ने कीता ही नहीं जो तुसी करते पे हो। को खुदा दा खौफ करो, तुसी ते डील कर छड्डी है। अब इनकी सियासत क्या अभी आप देखें ना, बड़ा फ्रेमवर्क क्या है, फ्रेमवर्क PMLN की पॉलिटिक्स इस वक्त क्या है। नवाज शरीफ साहब क्यों बाहर बैठे हैं? असूलन तो देखे ना, मुझे आपको राणा साहब को पता है अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक ठाक है। अगर वो जेन्युइन पॉलिटिशियन होते तो वापस आते अपने, वो आपने भेजा, वो आपने भेजा उनको, आपके भेजने पे गए हैं। वो जो वर्कर हैं उनको तो घंटियां पड़ गए, वो यहाँ पे रहे, बाकी लोग पत्थर खाएं, और शरीफ फैमिली मर्जी से नहीं है। वक्त मेरा ख्याल खत्म ले गए, अपने लंदन में रहे, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। राना सनाउल्लाह साहब के दरमियान और फवाद चौधरी के दरमियान ये तेज़ तुंद और खासी विटी किस्म की डिस्कशन आपने देखी। फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आज इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।